के बराबर में नहीं। नमस्कार मित्रों, मैं किशोर पारिक किशोर और आज काव्य साधक स्टूडियो में हमारे साथ इस गुलाबी नगरी के एक ऐसे लाडले शायर हैं, गीतकार हैं, कवि हैं जो अपने सम्मान के साथ साथ कुछ ऐसी विवादित टिप्पणियां भी रखते हैं जिनके लिए विशेष रूप से वे जाने जाते हैं, अपनी बेबाकी के लिए, अपने फक्कड़पन के लिए। और जब कभी मंचीय कविताओं की बात आती है तो वो स्पष्ट कहने में भी नहीं चूकते, मस्करों पर वो खुलकर अपनी टिप्पणियां देते हैं, गुलजार को ओवर रेटेड कहने में भी वो नहीं चूकते। और विशेष रूप से जो आज की इस नई टेक्नोलॉजी में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कविता के अंदर जो प्रवेश की है उसको बहुत बड़ा खतरा मानते हैं कविता को, लेकिन साहित्य की आत्मा मानते हैं और पूरा जीवन उनका कवितामय है। जी हाँ, मैं आज एक ऐसे सुधी शायर, कवि, गीतकार, मेरे बड़े अग्रज आदरणीय लोकेश कुमार साहिल साहब के साथ बैठा हूँ। आदरणीय साहिल साहब, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन काव्य साधक स्टूडियो। थैंक यू किशोर। ये स्टूडियो जब शुरू हुआ था तब भी मुझे सौभाग्य हासिल हुआ था कि मैं यहाँ आया था, और आज काव्य साधक स्टूडियो में पॉडकास्ट शुरू हो रहा है तो मुझे इस बात की भी खुशी है कि पहला पॉडकास्ट मेरा हो रहा है। बिल्कुल मित्रों, मैं बताऊं आपको कि साहिल कौन। मूलतः है उत्तर प्रदेश चंदौसी ना के रहने वाले, लेकिन उनकी पूरा शिक्षा, दीक्षा और पूरा साहित्यिक उनका वातावरण जयपुर में रहा। पूर्व प्रधानमंत्री हमारे चंद्रशेखर जी के बड़े अजीज, बहुत ही करीबी, मतलब मैं तो कहूँगा बहुत ज़्यादा करीबी लोगों में से आप आदरणीय साहिल साहब रहे। और हास्य परिहास में आप कहा करते हैं अक्सर अपने लिए कि मुझे मार मार कर कवि बनाया गया है। तो क्यों नहीं हम बात यहीं से करते हैं कि साहिल साहब, लोकेश कुमार सिंह होने से साहिल होने तक का क्या सफर है आपका, थोड़ा मैं ही जानना चाहता मैंने पहले भी 2-3 अपने 4 इंटरव्यू में कहा है किशोर कि मुझे कवि बनाने का जो श्रेय है वो तारप्रकाश जी को जाता है। जयपुर में सब लोग जानते हैं कि डॉक्टर तारप्रकाश जोशी हिंदी के बड़े गीत ऋषि थे, आईएएस अफसर भी थे। ये लगभग 42-43 साल पहले की बात है, ज़्यादा भी हो सकता है थोड़ा। जयपुर में एक बड़ा आयोजन होता है हिंदी गीत का, गीत चांदनी। गीत चांदनी। तो रामलीला मैदान में उन दिनों गीत चांदनी हुआ करती थी और हम श्रोता के बतौर वहाँ जाया करते थे। तो मुझे ध्यान नहीं कि कौन कवि पढ़ रहा था, लेकिन मैंने कोई पंक्ति सुनने के बाद कोई टिप्पणी की तो मेरे पीछे एक साहब बैठे हुए थे, उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रख के कहा कि कल मुझसे मिलना आकर के, और अपना जो टेलीफोन नंबर था, लैंडलाइन का ज़माना था, वो दे दिया। अब मैं उसको भूल गया उस पर्ची को 5-7-10 दिन तक। तो वो लड़कपन की उम्र थी, ज़्यादा कोई समझ थी नहीं हमको भी। ऐसे ही हफ्ते 10 दिन बाद मुझे ख्याल आया कि यार वो एक नंबर उन्होंने दिया था एक साहब ने, उनको फ़ोन करते हैं। तो मैंने उस नंबर पे फ़ोन किया तो बोले मैं तारप्रकाश बोल रहा हूँ और आप आए नहीं। क्या बात है। तो मैंने कहा साहब कहाँ आना था मुझे? अरे मैंने कहा था ना मैं बापू नगर में रहता हूँ, मंगल मार्ग पे। तो सी 121 मंगल मार्ग पे जोशी जी रहा करते थे। खैर मैं जिज्ञासावश, उत्सुकतावश, मखौल करने के कारण या जो भी कारण रहा हो, अच्छा, आई तब वॉज तक आप नॉट वेरी सीरियस। कविता नहीं करते थे? आई वॉज नॉट वेरी सीरियस, कविता तो बिल्कुल नहीं करता था। उनसे भेंट करने जाने के लिए पीछे भी बिल्कुल सीरियस नहीं था मैं। एक मतलब ऐसे ही देखते हैं क्या है, क्यों बुला रहे हैं, क्या चाह रहे हैं। मैं वहाँ गया तो जाते ही उन्होंने मुझे कहा कि क्या करते हो? मैंने कहा साहब मैं बीएससी कर रहा हूँ। तो बोले अच्छा, और क्या कर रहे हो? मेरा फैमिली बैकग्राउंड वगैरह सब उन्होंने जाना। फिर मेरे को कहते हैं तुम्हारे अंदर कविता के कीटाणु हैं। मैंने कहा साहब मैं तो कविता कभी लिख ही नहीं सकता। अरे बोले नहीं नहीं, तुम लिख सकते हो कविता, और तो जिस पंक्ति पे तुमने दाद दी थी वो एक सुधी श्रोता या इससे सुधी साहिल साहब ये सिद्ध होता है कि लोग कहते हैं कि कविता पीड़ा से होती है, नहीं कीड़ा से होती है। नहीं, कोई पीड़ा वीड़ा नहीं थी। मैं तो एक ऐसे
सामंतशाही बैकग्राउंड का आदमी हूँ कि पीड़ा बीड़ा तो मैंने कभी देखी नहीं। नहीं, क्या कीटाणु की आपने बात की ना, तो उससे मैं तो क्या, फिर उन्होंने मुझे एक पंक्ति दी और कहा कि इस पे कुछ लिख करके लाना। वो सिलसिला ऐसे शुरू हुआ फिर। और उसके बाद उन्होंने मेरा परिचय कराया, उर्दू के मशहूर शायर थे यहाँ, राही शाहबी साहब, बहुत प्रणाम। तो उनसे परिचय कराया मेरा। वो तुकबंदी का सिलसिला जो था वो चल निकला। और मैं तो आज भी तुकबंदी करता हूँ, मैं कोई कवि शायर तो मानता नहीं अपने आप को। आप नहीं मानते, लेकिन पूरा जो माहौल है कविता का आज, मित्रों, जयपुर की लगभग 25 संस्थाएं हैं और कोई भी संस्था का कार्यक्रम हो, वहाँ लोकेश कुमार सिंह साहिल नहीं हो तो वो कार्यक्रम कुछ अधूरा सा लगता है। तो साहिल साहब, आइए हम लोग बात करते हैं हमारी विशेष रूप से मैं चाहूँगा, साहित्य पे तो निरंतर आपकी चर्चाएं होती है। मैंने आपका पिछला भी एक पॉडकास्ट आपका देखा और चर्चाएं की। आपने बड़े बेबाकी से कहा कि हिंदी कवि सम्मेलनों का जो है कि उज्जवल भविष्य नहीं है बनिस्बत उर्दू अदब के। इसके पीछे क्या मतलब दृष्टिकोण था? ऐसी बात नहीं है, हिंदी में भी अच्छा लेखन हो रहा है, लेकिन मंचीय दृष्टि से आप क्या सोचते हैं थोड़ा सा? देखो, हिंदी की कविता जो है ना वो 3 हिस्सों में बट गई है। पहला हिस्सा है हिंदी की किताबें, कविता संग्रह जो आ रहे हैं। दूसरा हिस्सा है पाठ्यक्रम में शामिल कविताएं। और तीसरा हिस्सा है मंचीय कविता। तो मेरी वो जो टिप्पणी थी वो मंचीय कविता के संदर्भ में है कि हिंदी की कविता का जो वाचिक मंच था वो लगभग पूरी तरह नष्ट हो चुका है। और उसका सिंपल कारण ये है कि हम लोगों ने जब कवि सम्मेलन मुशायरों में जाना शुरू किया था, और मैं ये टिप्पणियां कर दूं कि मुशायरे के मंच में भी गिरावट आई है। ऐसा नहीं है कि मुशायरे में बहुत पहले जैसा इस तरफ रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो गिरावट हिंदी के मंच के मुकाबले बहुत कम है। तो इस अंतर को हमको महसूस करना चाहिए। और हिंदी में हुआ क्या है दरअसल कि हम आज हिंदी के कवि सम्मेलन के नाम पे दरअसल हास्य व्यंग्य का कवि सम्मेलन करते हैं। और जैसा मैं कह रहा था कि जब मैंने जाना शुरू किया था मंचों पे, तो उस समय मान लीजिए अगर 12 या 13 लोग होते थे, 15 लोग होते थे, तो उसमें हास्य व्यंग्य वाला एक या दो अधिकतम होते थे, बतौर चटनी जिसको अपन कह सकते हैं। लेकिन इधर मैं देखता हूँ कि हिंदी कविता का जो मंच है वो एक तो हास्य व्यंग्य सम्मेलन कहलाने लगा, तो उसमें हास्य का, व्यंग्य का और ओज की कविताओं का, इनका बड़ा बोलबाला है। और जो विशुद्ध गीतकार हैं, गीत गजल दोहा मुक्तक वाले लोग, वो बहुत कम है एक्चुअली। उनकी संख्या बिल्कुल उलट हो गई। आज अगर 13 लोगों की टीम बनती है तो उसमें मुश्किल से 3 लोग होते हैं गीतकार। और वो उसमें गीतकार का वो जो कोटा है वो भी अक्सर कवित्रियों के खाते में चला जाता है। और उनको वो भी लगता है कि मीठे के साथ थोड़ी हाँ, नमकीन तो सीन उल्टा वाली हो गया स्थिति। बिल्कुल। गिरावट का बड़ा कारण ये है। और दूसरा बड़ा कारण ये हिंदी कविता को जनमानस से विमुख होने का। गिरावट एक दूसरा शब्द हो सकता है, मैं उससे भी गंभीर टिप्पणी ये करना चाहता हूँ कि आज हिंदी की कविता जो है वो हमारे आम जन जो है उनसे बहुत दूर जा चुकी है, आज की जो हिंदी कविता है। जबकि मैं देखता हूँ कि आज भी पुराने जो हमारे रहीम के, कबीर के, तुलसी के, इन सब के दोहे जो थे वो आपको अनपढ़ आदमी भी गुनगुनाता कोट करता मिल जाएगा। उन्हीं को याद है, पुराने फिल्मी गाने हम लोग कोट करते हैं। उन्हीं को याद है। आज के नए बच्चों को कोई भी आप पुरानी ये जो तो या तो अब हिंदी कविता वैसी रही नहीं। और मैंने बड़ा इस पे सोचा, विचार किया, तो मुझे लगा इसका बड़ा कारण ये है कि हिंदी कविता ने छंद को छोड़ दिया। छंद को छोड़, और छंद को छोड़ने से सारे नुकसानात हुए हैं। और बहुत स्पष्ट मेरा मानना है, मैंने हर बार अपने इंटरव्यूज में कहा है कि जो नई कविता है जिसको मतुकांत कविता कहते हैं, ये अपने आप में कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन इसको कहने का अधिकार, इस कविता को लिखने का अधिकार उस आदमी को दिया जाना चाहिए जिसको छंद आता हो। हम लोगों ने अपनी कमजोरी को अपनी विधा बना रखा है, जो ठीक नहीं है। चलिए साहिल साहब, मुझे एक विशेष रूप से आपका विवादित बयान याद आता है। आपने एक जगह गुलजार पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि गुलजार ओवररेटेड कवि है, और निश्चित रूप से मीना कुमारी की यदि डायरी उनके हाथ नहीं लगती तो शायद आज गुलजार वो गुलजार न होते। आज भी क्या आप इस टिप्पणी पर कायम है? हाँ आपने बिल्कुल, मैंने उस दिन भी पूरी जिम्मेदारी से कहा था, आज भी पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ। गुलजार बहुत औसत कवि हैं। गुलजार फिल्मी जो उनकी रचनाएं हैं उसमें अगर आप छांटो तो बाकी जो हमारे उस दौर के फिल्मी गीतकार रहे हैं
उनके यहाँ अगर वो 70-80% अच्छी साहित्यिक कविता निकलेगी तो गुलजार साहब के यहाँ वो कविता मुश्किल से 15-20% निकलेगी। साहिर, शैलेंद्र, राजा मेहंदी अली खां, राजेंद्र कृष्ण इंदिवर, इन सब के मुकाबले अगर अपन कंसीडर करें गुलजार को, तो उनकी फिल्मी गानों की जो रचनाएं हैं उसमें साहित्यिक तत्व मुश्किल से 20% रचनाओं में है, बाकी तो बीड़ी जलाइले है। तो आपका दृष्टिकोण विशेष रूप से है, लोकप्रियता जो है वो कविता की गहराई से उसका कोई विशेष लेना देना नहीं है। नहीं, देखिए लोकप्रियता तो ये तो बड़ी गलत बात हो जाएगी अगर मैं कहूँ कि लोकप्रियता का नहीं है। जिन फिल्मी गानों की अभी मैं बात कर रहा हूँ, जिन फिल्मी गीतकारों की मैं अभी बात कर रहा हूँ, उनके गाने तो आज भी उतने ही पॉपुलर हैं। पुराने 50s और 60s के गाने जो हैं आज भी बच्चे बच्चे को याद हैं। और टेलीविज़न पे आप देखिए कि कंपटीशन जितने भी छोटे बच्चों के होते हैं सब वही पुराने गाने, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, छुपाऊं कैसे। तो 9 साल का बच्चा भी वही गा रहा है। और उन गानों की सनातनता, शाश्वतता जो है वो बहुत बड़ी है। तो ये तो कहा नहीं जा सकता। ये क्या, हमारे हिंदी के आलोचकों ने और उर्दू के आलोचक भी इसमें शामिल हैं, हमारे यहाँ साहित्य में आलोचकों समीक्षकों ने एक बड़ा बुरा काम किया। उन्होंने क्या किया कि लोकप्रिय कविता बनाम अच्छी कविता, उन्होंने लगभग ये फतवा जारी कर दिया कि जो लोकप्रिय कविता है वो अच्छी हो ही नहीं सकती। और इसका शिकार हमारा हिंदी का मंच भी हुआ है अच्छा। और फिल्म भी हुई है। फिल्मी गानों को ये कह के खारिज कर दिया, अरे ये तो फिल्मी गाना है। जब साहिर लिखते हैं संसार से भागे फिरते हो भगवान को तुम क्या पाओगे, तो मैं कहता हूँ इसमें साहित्य कहाँ नहीं है। जब शैलेंद्र लिखते हैं सजनबा बैरी हो गए हमार, तो मैं कहता हूँ इसमें साहित्य कहाँ नहीं है। ये साहित्यिक रचना क्यों नहीं है? क्या इसको फिल्मी गाना कह करके खारिज किया जाना चाहिए? या आज से 25-30 साल पहले के हिंदी मंचों पे जो कविता होती थी, वीरेंद्र मिश्र, भारत भूषण, गोपाल दास नीरज, रमानाथ अवस्थी, शिशुपाल सिंह निर्धन, आत्म प्रकाश शुक्ल, दर्जनों नाम लिए जा सकते हैं, उनकी वो तमाम मशहूर रचनाएं, लोकप्रिय रचनाएं, क्या वो साहित्य नहीं है? क्या उनको मंचीय कविता कह करके खारिज कर दिया जाना चाहिए? तो ये हिंदी के आलोचक के ऊपर मेरी शिकायत है, उन्होंने तो ठीक ये नहीं जो किया। गिरावट है साहिल साहब, निश्चित रूप से इसमें क्या थोड़ा बहुत जो दोष उन गीतकारों को, उन कवियों को, उस दौर के लोगों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब मंचों पर ये सब चीजें अवांछनीय तत्व आने लगे, मस्खरे लोग आने लगे, हास्य कविताओं के नाम पर चुटकुले, तब वो लोग चुपचाप मौन होकर बैठे रहे। मैंने तो कहा ना, मेरा तो बहुत मशहूर संस्मरण है, बहुत मशहूर वाकया है वो। एक कवि सम्मेलन था या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जयपुर में, और गोपाल दास जी नीरज उसमें आए हुए थे। जब कवि सम्मेलन, उन दिनों में दोहे गा करके पढ़ा करता था, और आज बहुत सारे बड़े दोहाकार जो हैं वो मेरी उसी तर्ज पे दोहे पढ़ते हैं। तो जब मैंने पढ़े मंच से दोहे तो नीरज जी ने मुझे कहा, लाला सम्मेलन के बाद कमरे में आना। जब मैं गया तो उनका वो पीले पिलाने का दौर चल रहा था। तो पहली बात तो उन्होंने मुझे ये कही कि लाला दोहे को गा करके नहीं पढ़ना चाहिए। तो उसके बाद से मैंने दोहे गा करके पढ़ने बंद कर दिए। फिर मैंने देखा आज इनका मूड अच्छा है, हमारे अग्रज थे, बड़े थे, और हिंदी कविता का बहुत बड़ा नाम है गोपाल दास नीरज। किसी भी दूसरे कवि की यात्रा इतनी लंबी नहीं है। 72 वर्ष जिस आदमी ने मंचों पे बिताए हों तो कुछ तो उस आदमी में रहा होगा। तो मुझे जब लगा कि उनका मूड अच्छा है तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा दादा एक बात बताओ कि ये हिंदी कविता के मंच पर जो गिरावट आई है उसका सबसे बड़ा दोषी आप किसको मानते हो? तो वो पहले उन्होंने बड़ा सरसरी सा जवाब दिया, कहा बताएं लाला, अब ये तो माहौल ही ऐसा होगो, ये वो। उन्होंने लगभग वो टालने की सी कोशिश की। तो मैंने कहा आप अनुमति दो तो मैं बताऊं उस सबसे बड़े अपराधी का नाम क्या है? बोले हाँ बताओ। मैंने कहा उस सबसे बड़े अपराधी का नाम है गोपाल दास सक्सेना नीरज। तो वो थोड़े अदलेटे से थे पलंग पे, तो एकदम अटेंटिव होकर के सीधे होकर बैठ गए। हमने क्या कर दियो लाला, हमारा नाम क्यों ले रहे हो तुम? मैंने कहा मैं बताऊं आपका नाम मैं क्यों ले रहा हूँ। मैंने कहा जब रामरिक मनर का और विमलेश जी का झगड़ा हुआ शराब के नशे में, चेन्नई की यात्रा में रेलगाड़ी में, और जब मनर जी ने चुनौती दे दी विमलेश जी को कि मैं देखता हूं कि आज के बाद आपको कवि सम्मेलन कैसे मिलते हैं, और उसके बाद सुरेंद्र शर्मा नाम के एक सज्जन को लाया गया, उनको बाकायदा विमलेश जी के कैसे सुनवाए गए, उनसे विमलेश जी की मिमिक्री कराई गई बाकायदा। ये 4 लाइना सुना रहा हूँ, ये विमलेश जी का जुमला हुआ करता था, उनको कॉपी करा करके उनको पेश किया गया। तो मैंने कहा जिस दिन सुरेंद्र शर्मा ये मिमिक्री करने पहली बार जब खड़े हुए थे मंच पे, उस मंच पे आप थे, आप टोक सकते थे, आप उस कैपेसिटी में थे कि जो कर रहे हो तुम ये कविता नहीं है, बैठ जाओ। लेकिन आपने
मौन रहना उचित मौन समझा स्वीकृति और जो वो है मौन इतना भारी पड़ गया। निश्चित रूप से ये मंचों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां हैं साहिल साहब। मेरा विशेष रूप से मैं जो देखता हूँ जयपुर और इसको देखता हूँ, और जब आपका विशेष रूप से बात आती है तो लोग बाग आपको कोई कबीर की उपमा दे देता है, कोई गालिब की उपमा दे देता है, कोई आपको फक्कड़ प्रकृति का कवि बताता है। साहिल खुद क्या सोचते हैं अपने बारे में, थोड़ा सा मैं चाहता नहीं, हूँ। मैंने कहा ना, ये सब दोस्तों का प्यार है, और ये जो इतने बड़े बड़े नाम कबीर गालिब, मैं इनके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हूँ। मैं बहुत स्पष्ट रूप से मानता हूँ कि मैं तुकबंदी करता हूँ। मैंने अपनी किताब का नाम ही तुक रखा। मेरी गज़लों की जो किताब आई, गीतों की जो किताब है, उसका नाम मैंने धुन रखा। तो मैं कतई नहीं मानता कि मैं कोई बड़ा कवि शायर हूँ। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है, मैं बहुत बहुत मन से इस बात को स्वीकार करता हूँ कि मुझे तुकबंदी करने में मज़ा आता है। तो बेतुकी दुनिया में तुक की आपने बात की विशेष रूप से, और दरिया में मझधार बहुत है आपका एक जो पहला ना, मेरा पहला गज़ल गजल संग्रह। संग्रह आपका था, लगभग 55 से अधिक गजलें हाँ, उसमें थी। तो उसका भी बहुत अच्छा स्वागत किया, और गोपाल दास नीरज जी ने स्वयं उस पर अपनी एक बहुत ही सकारात्मक और उसकी टिप्पणी भूमिका चंद्रशेखर जी और नीरज जी ने चंद्रशेखर लिखी जी थी। ने दी। नीरज जी ने, मुझे स्मरण आ रहा है, मैंने पढ़ा था कि नीरज जी ने स्पष्ट लिखा कि आज के दौर में जिस तरह से कचरे की तरह से कूड़ा करकट बहुत है। कूड़ा करकट बहुत है, उसके अंदर साहिल की गजलें पढ़ना बड़ा सुकून देता है और बार बार पढ़ने का मन। तो ये बहुत बड़ी बात है, और देश के बड़े बड़े साहित्यकारों ने, गीतकारों ने आपकी कविताओं को विशेष रूप से, मैं ये मानता हूँ कि शुरुआत में लोकेश कुमार, साहिल एक उर्दू अदब से ज़्यादा जुड़े हुए थे, गज़लों से ज़्यादा जुड़े हुए थे। आपका ये जो परिवर्तन आया, आज आपका उसी अ, स्थान पर गीतकार के रूप में, कवि के रूप में, उसी शिद्दत से आप दोहे भी लिखते हैं, मुक्तक भी लिखते हैं, छंद भी लिखते हैं, यहाँ तक कि आपकी मैंने बहुत श्रेष्ठ घनाक्षरियाँ भी आपकी देखी है, और उतने ही खूबसूरत माहिए भी आप कहते हैं। तो मैं विशेष रूप से चाहूँगा कि साहिल साहब, ये वार्ता तो हमारी चल ही रही है, एक दो खूबसूरत माहियों से हम लोग इस विषय को हम और आगे बढ़ाएं। ज़रूर, लेकिन मैं ये बीच में ये बात स्वीकार कर लेता हूँ कि ये जो गनाक्षरी नाम का छंद है, ये मैंने बहुत नया सीखा। और जयपुर काव्य साधक जकासा का जो व्हाट्सएप ग्रुप था, उसमें पहली बार मैंने मंचों पे सुनी बहुत थी ये विधा, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इसका नाम गनाक्षरी है और इसका क्या विधान होता है। तो जोगेश्वर गर्ग और वरुण चतुर्वेदी ने मुझे विद इन नो टाइम, मतलब आप कह सकते हो मैक्सिमम आधे घंटे में, उन्होंने मेरे घर पे आकर के मुझे ये बता दिया कि घनाक्षरी कैसे कही जाती है। तो घनाक्षरी वो छंद है जिसको मैंने बहुत बाद में सीखा मैंने। और बाकी तो ये बात सही है कि शुरुआत गज़लों से हुई थी, और गज़लों में चूंकि ये लिबर्टी होती है कि आप हर शेर में एक नया कथ्य ला सकते हो, तो वो कंपैरेटिवली आसान लगता था। और बाद में फिर जैसे जैसे रस आता गया, वैसे वैसे अलग अलग विधाओं में कहने की कोशिश की। माहिया जो है वो, मुझे ये भी कहने की अनुमति दी जाए कि हिंदी के मंच पे मुझसे पहले माहिया कोई नहीं पढ़ता था। कवि सम्मेलन के मंच पे माहिया मैंने पढ़ना शुरू किया। और माहिया विधा क्या है, थोड़ा संक्षिप्त में आप हाँ, बताइए। देखो, माहिया जो है ये एक पंजाबी शब्द है, और माही का मतलब होता है मछली। और मछली को जब पानी से निकाल के रख दिया जाता है रेत पर, तो वो जिस तरीके से तड़पती है, उसकी जो तड़पड़ाहट है, उसके जो आर्तनाद निकलता है, स्वर निकलता है, वो माहिया है। बहुत सारे लोग हमारे टप्पे और माहिया एक साथ बताने की कोशिश करते हैं। टप्पा एक अलग चीज़ है, माहिया एक अलग चीज़ है। और माहिया में क्या है कि माहिया चूंकि लोक विधा है, माहिया कोई शास्त्रीय विधा नहीं है घनाक्षरी की तरह, तो माहिया में गज़ल की तरह मात्रा पतन की सुविधा भी है। तो जिस तरीके से गज़ल में हम लोग मात्राएं गिरा लेते हैं, ऐसे माहिया में भी मात्रा गिराई जा सकती है। और मैं तो उसको शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ पोइट्री कहता हूँ। पॉइंट। दुनिया में जितनी कविताओं की विधाएं हैं, उसमें सबसे सूक्ष्म, सबसे छोटी दोहे में विधा भी जो है, 4 चरण होते हैं, इसमें तो 3 संक्षिप्त सी 3 पंक्तियां, पंक्तियां हैं, और वो 13 मात्रा से अधिक हो नहीं 13 सकती मात्रा से पंक्तियां अधिक से हो नहीं मैक्सिमम। सकती। और तो लयात्मकता की दृष्टि से फिल्मों गेयता के भी अद्भुत है, कुछ, अद्भुत गेयता है उसकी। इसके फिल्मों में भी आप एक दो एग्जाम्पल हाँ, आप दे वो सकते हैं। बिल्कुल। एक पुरानी फिल्म है फागुन। हाँ। फागुन में एक डुएट है रफ़ी साहब और लता जी का गाया हुआ, वो माहिया माहिया में इस्तेमाल हुआ कि
तुम रूठ के मत जाना, ये माहिया था। फिर बरसों बाद राम तेरी गंगा मैली में राज कपूर ने, रविंद्र जैन ने कंपोज किया उसको। हुस्न पहाड़ों का, ये माहिया था। अब आदेश मिला है तो एकदम माहिया सुनाता हूँ। जीवन दर्शन का एक माहिया है मेरा जो मुझे पसंद है। मैंने कहा था कि है कौन जो पूरा क्या बात। हाँ, है कौन जो पूरा है, इस प्रेम तराजू पर हर शख्स अधूरा है। ये कविता के लिए भी कही जा सकती है बात, प्रेम के साथ साथ कविता में भी कोई पूरा नहीं होता। बिल्कुल। कविता में हम सब विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी बने रहने में ही मजा है। एक और वाहिया सुनाता हूँ आपको। उसमें एक मुहावरे का मैंने इस्तेमाल करने की कोशिश की है, वो भी जीवन दर्शन से जुड़ा हुआ है। हमारी आपकी सबकी जिंदगी क्या है, इतनी सी कहानी है, वाह। इतनी सी कहानी है, रमता हुआ जोगी है, बहता हुआ पानी क्या बात है, क्या है। बात। बहुत खूब। चलिए साहब, हम चाहते हैं साहिल साहब कि, क्योंकि अब आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी है, विशेष रूप से जब थिएटर की बात करते हैं। अभी पिछले दिनों ही आपने जामुन का पेड़ करके एक, और उसके माध्यम से आपने हमारे रविंद्र मंच जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है उसकी बात भी आपने उठाई है। उसके साथ साथ फुटबॉल क्लब के भी आप अध्यक्ष हैं, और आपने अपनी जिंदगी का जो पहला कदम था या व्यावसायिक क्षेत्र में जब तो अपने आप एक बैंकर के रूप में भी आपकी बड़ी पहचान थी। तो समय के झंझावतों के साथ साथ काफी कठिनाई आई, लेकिन हमने देखा कि साहिल कहीं डिगा नहीं, और उस दौर में भी उसके मन का जो कवि था वो जीवित था। अनेक परेशानियों के बावजूद भी आज भी हम देखते हैं कि आप उसी दृढ़ता के साथ, उसी जज्बे के साथ आप कविता, गीत, गजल और इन संवेदनाओं के साथ में जुड़े हुए हैं। ये उसका कारण है किशोर के, वो दरिया में मझधार बहुत जो मेरी किताब है उसमें अपनी जो मैंने बात कही है उसमें मैंने इस बात को कहा भी है, मैंने इंगित भी किया है कि जीवन में संतरास और तनाव सबके आते हैं, और कोई भी आदमी ऐसा नहीं जिसको जीवन में तनाव न हो, लेकिन सबका तनाव को रिलीज करने का तरीका अलग अलग होता है। मेरे को सबसे अच्छा तरीका ये लगता है कि मैं कविता में उस तनाव को ढाल दूँ, तो उससे एक तो मेरा वो टेंशन जो है वो थोड़ा रिलीज हो जाता है, कम हो जाता है, दिमाग डाइवर्ट हो जाता है, और कुछ क्रिएशन का सुख भी तो मिलता ही है। ये तो मन को तो अच्छा लगता ही है कि हमने कुछ रचने की कोशिश की। तो व्यावसायिकता के साथ साथ राजनीति के भी आपके पास अवसर काफी थे साहिल साहब, और मैं देखता हूँ कि बड़े बड़े राजनीतिज्ञों से आपकी बहुत अच्छी घनिष्ठता और अच्छे अंतरंग संबंध रहे हैं। विशेष रूप से अभी हमने चंद्रशेखर जी की बात की, बाबू साहब भैरू सिंह शेखावत साहब की हमने, अक्सर मैं देखता हूँ आपके कई कार्यक्रमों में उनके साथ आपके मैंने फोटो, और अभी भी हमारे वर्तमान दौर के जोगेश्वर गर्ग हैं, गोपाल जी हैं हमारे विधायक, और भी मैं अक्सर देखता हूँ कि विशेष रूप से साहिल साहब को वो अपना बड़े भाई के रूप में देखते हैं। तो ये जो एक दोस्ती का, संबंधों का, प्यार और मोहब्बत का सिलसिला, मैं देखता हूँ कि किसी भी कवि को थोड़ी सी ऊंचाई आए बाद एक अहंकार सा आ जाता है, लेकिन साहिल जी को मैं देखता हूँ तो आज भी उतने ही प्यार से एक छोटे बच्चे से भी बात करते हैं, और चाहे कद में कितना बड़ा व्यक्ति हो। नहीं किशोर, ये बात पूरी तरह सही नहीं है। अहंकार तो मेरे अंदर भी आया, और उस अहंकार का खामियाजा भी मैंने भोगा। एक ज़माने में मुझे गुस्सा भी बहुत आता था, गलत चीज़ें बहुत कम बर्दाश्त होती थी। हाँ, लेकिन ये बात सही है कि जीवन में कुछ गलत फैसले किए, बहुत कम लोग जानते हैं। मैं आज शेयर करना चाहता हूँ इस बात को। मुझे 2 बार राज्यसभा जाने का प्रस्ताव खुद मिला था,
एक बार मुझे जयपुर ग्रामीण से विधानसभा का चुनाव लड़ने का प्रस्ताव मेरी रुचि में नहीं था, लेकिन मिला मुझे। मुझे कहा गया कि आपको राज्यसभा के टिकट के लिए भी आपको मैंने भागना मना पड़ा। किया, 2 बार मना किया मैंने। वो पारिवारिक हाँ, परिस्थितियां नहीं, और ये सब। व्यापार उस समय बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, बच्चा बहुत छोटा था। मैंने यही कह के मना किया और आज मैं पछताता हूँ। अगर उस समय मैं चला जाता राज्यसभा वाली प्रस्ताव को, अगर मैं स्वीकार कर लेता उसको, तो शायद व्यापार भी मेरा बना रहता और सब ठीक ही हो जाता। चलिए साहब, ये तो डेस्टिनी है, ये सब ईश्वर को जो मंजूर है वो सब कुछ है। एक बार फिर से हम वापस मंचों की ओर आते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक ऐसी शख्सियत जो हमारे बीच में और बहुत एक अनुभव लिए है और बेबाकी से बात करता है। आज के दौर में कोई इतना स्पष्ट नहीं बोलता, उनको डर रहता है कि मंच के मठाधीश से नाराज नहीं हो जाए। मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूं साहिल साहब कि तब के मंचों में, आज के मंचों में आपने थोड़ी बहुत चर्चा की है, इनकी कमियों को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखो, इसका जवाब मैं दूसरे तरीके से देना चाहूँगा। ये बात केवल मंचों की नहीं है किशोर। मैंने अक्सर अपने भाषणों में कहा है कि जब भी हम भारत को डिस्कस करें तो 90-91 से पहले का भारत और 90-91 के बाद का भारत। सवाल ही उठेगा फिर कि 90-91 में ऐसा क्या हुआ। 90-91 में जिन नई आर्थिक नीतियों को हमने अडॉप्ट किया, उसका असर ये हुआ कि हमारा पूरा समाज जो है वो एक बाजार में कन्वर्ट हो गया। और माफ़ कीजिएगा, बाजार जो होता है वो जीवन मूल्य, उदारता, सौहार्द, सहानुभूति, सामाजिकता, नैतिकता, इनको कोई ज़्यादा भाव नहीं देता। बाजार को केवल एक भाषा समझ में आती है, नफ़े और नुकसान की फिर भाषा। क्या करने में फ़ायदा है, क्या करने में नुकसान है। तो धीरे 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 हमारा पूरा समाज जो है वो एक बाजार में कन्वर्ट हो गया, और इसका शिकार हमारा धर्म भी हुआ, हमारी राजनीति भी हुई, हमारी शिक्षा व्यवस्था भी हुई, हमारी सामाजिकता भी हुई। तो ये तो संभव है नहीं कि पूरा समाज जब एक दिशा में जा रहा हो, उस समय जो मंच के कवि हैं वही अपनी सारी जिम्मेदारी को निभाए। मैं राजनीति के संदर्भ में भी कहता हूँ, बहुत आसान है राजनेताओं को गाली देना, बहुत आसान है उन पर दोषारोपण करना, लेकिन वो हमारा राजनेता जो है वो कोई चांद मंगल से उतर के नहीं आया है। जैसे हम हैं ऐसा हमारा राजनेता है। वो कमियां समाज में है, राजनीति में बाद में आती हैं, तो उस बात को समझना चाहिए। हाँ, बाकी अगर इस बात पे बात करें कि सुधार, तो सुधार की गुंजाइश तो हमेशा होती है और उसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए निरंतर। और धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि कुछ सुधार पिछले 4-5-6 सालों में आया भी है। हालांकि है वो बहुत सांकेतिक, जहाँ तक हिंदी कविता के वाचिक मंच की बात है। हुआ क्या कि ये जो हिंदी कविता के मंच पे हास्य व्यंग वाले थे, मस्करे चुटकुलेबाज, अब ये जो स्टैंड अप कॉमेडियन जो आ गए हैं बड़े वाले, तो उन्होंने उनका पूरा मार्केट खा लिया है। भाई वही सब तो वो करते थे जो आज ये बाकी तमाम स्टैंड अप कॉमेडियन कर रहे हैं। हमारी हिंदी पे हास्य व्यंग वाला मंच वही करता था, वही मिमिक्री करना, वही चुटकुले और सुनाना। साहिल साहब, मैं ये विशेष रूप से देख रहा हूँ कि इनमें ईमानदारी तो है कि कम से कम अपने आप को स्टैंड अप कॉमेडियन बोलते नहीं, हैं। उनकी इतनी ईमानदारी काफी है कि वो अपने आप को कभी नहीं कहते। कभी कभी नहीं कहते हाँ, वो, मतलब आप उधर अपने आप को कभी भी कह रहे थे और मिमिक्री भी कर रहे थे, आप चुटकुले भी आप सुना रहे थे। चुटकुले भी सुना रहे थे। तो ये तो बेईमानी तो आप कर रहे थे ना, ये इनकी तो बिल्कुल, बेईमानी नहीं है। इनके भी ईमानदारी से विशेष रूप से इन्होंने किसी ने नहीं कहा कि हम कवि हैं। एक आपके विशेष रूप से पिछले दिनों मैंने एक टिप्पणी देखी भी और सुनी भी है आपके मुखारबिन से भी। आपने जो नव तकनीक जो आई अभी सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया को आपने कई जगह बहुत अच्छा भी बताया है, लेकिन जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें आ गई, आपने कहा कि लोग बागों ने पूरे अपने पुस्तकें हाँ, मैं इसे। नाम नहीं लेना चाहता, जयपुर में ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना मतलब 1 घंटे में उन्होंने 100 कविताएं एआई से लिखवा ली और छपवा ली, छपवा और उसमें 2 किताबें तो सम्मानित हो गई। और तो 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 एआई, क्या साहिल साहब आप मानते हैं एआई कविता तो लिख सकती है? एक मशीन और कवि के अंदर अंतर संबंध थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन क्या जो छंद की बात है उस छंद को भी बांध सकती है क्या एआई? ये देखो, आज हम बात कर रहे हैं, आज तारीख है 19 मई 2026। तो आज तक तो जो गीत और गजल का छंद है वो एआई से सदा नहीं है। आने वाले समय में क्या होगा मुझे पता नहीं, हो सकता है साध ले, लेकिन अभी अतुकांत कविता जो है वो एआई बड़ी श्रेष्ठ लिख करके दे रहा है और लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। एक बात और है, एक साहिल साहब, आप बार बार कहते हैं गीतों की ओर लौटने की बात आप
बार बार करते हैं, क्यों करते हैं? देखो, गीत एक ऐसी विधा है जो लोक से उपजीवी विधा है। हमारे हिंदी के बड़े आलोचक हुए, उन्होंने 80 के दशक में फतवा जारी कर दिया कि गीत मर चुका है। नामवर सिंह जी ने जब कहा गीत मर चुका है, तो उसके लगभग 12 वर्ष बाद उनको अपना वो बयान वापस लेना पड़ा। उन्होंने स्वीकारोक्ति की इस बात की कि हाँ, मैंने वो गलत बयान दिया था, गीत कभी मर नहीं सकता। और गीत इसलिए नहीं मर सकता कि गीत कोई किताब से उपजीवी विधा नहीं है। गीत लोक मन की एक विधा है, जो लोक से निकला हुआ स्वर है। गीत का, किसी भी गीत का कोई निश्चित फॉर्मेट नहीं होता। आप देखिए, जितनी भी दूसरी कविताओं की विधाएं हैं, सबका एक निश्चित फॉर्मेट है, चाहे मात्रिक छंद हो, चाहे वार्णिक छंद हो। गीत का कोई स्थापित छंद नहीं है। गीत का कोई स्थापित छंद नहीं है। बस ये ठीक है, गीत में 1 मीटर का निर्वाह आपको करना होता है, लय, लेकिन वहां भी आपको लिबर्टी है, लयात्मकता और गेयता, लयात्मकता, लेकिन वहां भी एक लिबर्टी है। गीत एकमात्र ऐसी विधा है जिसमें मुखड़ा और अंतरा, इन दोनों का मीटर अलग हो सकता है। अलग हो सकता मीटर मुखड़े का कुछ और हो और अंतरे का कुछ और हो, ये संभव है। है। बिल्कुल, तो गीत नहीं मर सकता। और गीत जो है, मैं तो अक्सर कहता हूँ कि दुनिया में जितनी भी ललित कलाएं हैं, उसमें सबसे अच्छी ललित कला जो है वो है साहित्य। और साहित्य का जो बेस्ट पार्ट है वो है कविता, और कविता का जो बेस्ट पार्ट है वो है गीत। क्या बात है, बहुत बिल्कुल। मैं हमेशा कहता हूँ। तो कुल मिला के ये है कि हमारा गीत जो है वो सर्वश्रेष्ठ विधा, बिल्कुल बिल्कुल, कविता की सर्वश्रेष्ठ विधा जो है वो गीत है। तो साहिल साहब, बात अपने गीतों की हुई, तो छंद पे हम आपका विशेष रूप से जोड़ रहा है और आप छंद के प्रबल समर्थकों में से मैं एक मानता हूँ। लेकिन तालिबानी समर्थक। हाँ, छंदहीन कविताएं जो है, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्री वर्स इनको बोलते हैं, और मजाक में हम लोग रबड़ छंद भी बोल देते हैं उनको। लेकिन ये कविताएं भी अपना एक महत्व रखती है, अपना एक स्थान रखती है। और कई जगह आपने इस बात को भी कहा है कि छंदहीन कविताएं लिखने से पहले कवि को छंद की पकड़, छंद पे अपना नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। उसका कारण है किशोर, बहुत सिंपल, कि मैं सबसे पूछता हूँ कभी तोड़ने का अधिकार किसको दिया जा सकता है? जिसको बनाना आता। अगर आपको छंद बनाना नहीं आता तो छंद तोड़ कैसे सकते हो आप? हमारे यहाँ निराला जी ने पहली बार छंद को तोड़ा और उन्होंने मुक्त छंद में कविताएं कही, लेकिन हमारे मित्रों ने उसको छंद मुक्त कर दिया। अब ये मुक्त छंद और छंद मुक्त, इसमें तो बड़ा अंतर है ना भाई। और मैंने कभी ये नहीं कहा कि अतुकांत कविता कोई खराब चीज है, मैंने कभी नहीं कहा। और इस बात के प्रमाण के लिए अब मेरी नई किताब जो इस साल आ रही है, तो मेरी 100 अतुकांत कविताओं की आ रही है। वो मैं जो छंद का इतना बड़ा तालिबानी समर्थक हूँ, मैंने अपनी 100 रचनाएं जो है तुकांत कविताओं की, उनको छपाने का निर्णय किया है और 2-3 महीने में वो किताब छप के आ जाएगी, टूट शीर्षक से। तो मैं ये नहीं कहता, मैं आपको फिल्मी गानों के उदाहरण से बताता हूँ। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, ये क्या छांदस कविता है? नहीं है ना। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, पूरी लयात्मकता है, जबरदस्त। हम लोगों ने किया क्या है, 10 में से 8 अतुकांत कविता लिखने वाले दोस्त कर क्या रहे हैं कि वो प्रोज का एक पैराग्राफ लिखते हैं और उसकी पंक्तियों को तोड़ करके ऊपर नीचे कर देते हैं और उसको कविता का नाम देना चाहते हैं। तो ये नहीं चलने वाला है। तो कुल मिला के ये है कि कविता बिना लय और संगीत के, चाहे छांदस कविता हो चाहे गैर छंदी, तो उसमें लयात्मकता नहीं, इसको मैं और साफ कर दूं इस बात को। जहां तक लय का सवाल है, कविता की अलग अलग परिभाषाएं बहुत सारी दी गई हैं। एक परिभाषा मैंने भी देने की कोशिश की, वो परिभाषा है कि अनुभूति का लयात्मक संप्रेषण। अनुभूति का लयात्मक संप्रेषण। अब इसमें 3 चीजें हैं, अनुभूति, लय और संप्रेषण। तो अनुभूति और संप्रेषण ये तो प्रोज में भी होता है, गद्य में भी होता है। तो वो क्या तत्व है जो गद्य को पद्य से अलग करता है, प्रोज को पोएट्री से अलग करता है? वो है लय। गद्य में लय नहीं होता। आपका पूरा वेद जो है वो अतुकांत कविता है, लेकिन लयात्मक है। आप सहस्त्रगढ़ जब करवाते हो शिव जी के मंदिर में, और जो मंत्रोच्चार वो होता है, वो छांदस कविता नहीं है, लेकिन लयात्मक है पूरी। लय तो वो तत्व है जो प्रोज को पोएट्री से अलग करता है। अगर लय नहीं होगा तो फिर तो प्रोज हो जाएगी ना, वो पोएट्री थोड़ी रहेगी। फिर पूरी सृष्टि में जो नाद है वो सब हमारा लयात्मक है, लयात्मक है सारा है, और पूरा हमारा
ये पांचों तत्व है, सारा सब कुछ इसी पे टिका हाँ, हुआ लेकिन है। लोग ये अक्सर गलती कर देते हैं। लोग अक्सर गेयता और लय को एक चीज मान एक लेते हैं। चीज मानते थे। गेयता और लय एक चीज नहीं है, गेयता कुछ और चीज है। जैसे लिरिक और सॉन्ग एक चीज नहीं है, लिरिक कुछ और है, सॉन्ग कुछ और है। इस अंतर को भी हमको समझना चाहिए। बिल्कुल। मेरे पिया गए रंगून किया है वहां से टेलीफोन, ये सॉन्ग है, ये लिरिक नहीं है। हाँ, तो साहिल साहब बहुत बातें हम लोगों ने बहुत कर ली, लेकिन विशेष रूप से हमारे जो काव्य साधक दर्शक हैं हमारे इसके चैनल के, वो चाहते हैं कि जब लोकेश कुमार सिंह साहिल से चर्चा हो रही हो और गीत गजल और कविताएं नहीं हुई हो, तो मैं चाहता हूँ कोई वानगी के रूप में कुछ गजल के एक आध दो शेर जो विशेष रूप से आपके दिल के बहुत करीब हो, कोई गीत के एक या दो मुखड़े, और दोहे, विशेष रूप से दोहों के लिए साहिल साहब आपको बहुत जाना जाता है, और एक विशेष विशेष जो दोहा पढ़ने की जो एक तरीका है वो लोकेश कुमार साहिल से चलता है, और आज जयपुर के और बहुत देश के लोग कई कॉपी कर लोग रहे हैं उसकी उसको, कॉपी भी कर रहे हैं। बहुत लोग कर रहे हैं कॉपी उसको। चलिए पहले दो एक दोहे सुनाता हूँ आपको। स्वागत। मेरे दो दोहे मुझे भी अच्छे लगते हैं, वो सुनाता हूँ आपको। दोनों में एक शब्द आएगा द्वारकाधीश, वाह। और ये टिप्पणी भी करता चलूं मैं कि दुनिया में कृष्ण एक ऐसा चरित्र है जो सर्वाधिक लुभाता है। अभी तक दुनिया में जितने भी चरित्र हुए हैं उसमें जितना काव्य कृष्ण पे रचा गया है शायद किसी और चरित्र पे नहीं रचा गया है। दो दोहे मेरे हैं द्वारकाधीश। मैंने एक कल्पना की है कि द्वारिका जब आ गए थे ये, तो उसके बाद कभी राधा का मिलन हुआ कृष्ण से, मुलाकात हुई, तो वो क्या हुआ। दो दोहे, दोनों में द्वारकाधीश शब्द आएगा और दोनों द्वारकाधीश शब्द का मजा अलग है। पहला दोहा यूं है कि कान्हा तो सकुचा गए, क्या कान्हा तो सकुचा गए, झुका शर्म से आहा, शीश, जिस पल राधा ने उन्हें कहा द्वारिकाधीश, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। जिस पल राधा ने उन्हें। आप हाँ, कल्पना कीजिए कृष्ण क्या पे क्या बीती क्या होगी बीती होगी। जब राधा ने अद्भुत अद्भुत, द्वारकाधीश कहा होगा उनको। बहुत अद्भुत। एक और है द्वारकाधीश पे दोहा के स्वागत है। खड़े सुदामा द्वार पर। देखो कविता कैसे ट्रेवल करती है, द्वापर से लेके आज ये कलयुग तक कविता ट्रेवल कर जाती है उस दौर का, लगेगा आज का है। खड़े सुदामा द्वार पर, असमंजस घन आहा, घोर, आहा, बहुत खूब। आज द्वारिकाधीश है, कल का माखन चोर। चोर, क्या बात है। मैं भी साहिल जी के बहुत सारे आज दोहे द्वारिकाधीश है, कल का गजब माखन गजब। चोर। चलिए, ये तो बात हुई दोहों की। विशेष रूप से गजलों के लिए जहाँ से आपकी शुरुआत हुई है, उनमें आपके दिल का करीब के कुछ शेर। ये तमन्ना है कि मैं हर्फ़े वफा हो जाऊं, हाँ, ये तमन्ना है कि मैं हर्फ़े वफा हो क्या बात। जाऊं, मेरी बातें रहे बेशक मैं फना हो जाऊं। वाह, लंबी गजल है, केवल दो शेर दो सुनाता हूँ शेर उसके। बिल्कुल। ये तमन्ना है कि मैं हर्फ़े वफा हो हाँ, जाऊं, मेरी बातें रहे बेशक मैं फना हो क्या जाऊं, सबको बेदार करूं ओम की आवाज से मैं, वाह, सबको बेदार करूं ओम की आवाज से मैं,
वो जो आती है अज़ा से वो सदा हो जाऊं, सबको बेदार करूं ओम की आवाज से मैं, वो जो आती है अज़ा से वो सदा हो जाऊं। इस गजल का सबसे अच्छा शेर, रूठ कर सबसे छिपूं घर के किसी कोने में, रूठ कर सबसे छिपूं घर के किसी कोने में, एक खिलौने के लिए फिर से खफा क्या हो बात है, क्या बात है, जाऊं, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। रूठ कर सबसे छिपूं घर के किसी कोने में, एक खिलौने के लिए फिर से खफा हो क्या जाऊं। बात, एक आध मुक्तक और हो जाए सही साहब। कहाँ दिल से किसी के हो रहे, कहाँ दिल से किसी के हो रहे हैं, यहाँ तो सब बदन में खो रहे हैं। क्या बात है, सियासी लोग खो बैठे हैं पानी, सियासी लोग सियासी लोग खो बैठे। खो बैठे हैं पानी, सभी कीचड़ से कीचड़ धो रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत साहिल साहब। बहुत शुक्रिया। साहिल साहब, गीत आपने बहुत लिखे हैं और विशेष रूप से कुछ गीत आपने कटाक्ष में भी लिखे हैं। मुझे स्मरण आता है जब अपन जितनी चर्चा हम लोगों ने अभी बात की, मस्करों पे बात की, तो मुझे आपके गीत की एक पंक्ति विशेष रूप से याद आती है कि मन के मीत कहाँ ले जाएं, सुर संगीत कहाँ ले जाएं, मंचों पर बस बचे लतीफे, गजलें गीत कहाँ ले जा। मैं आशान्वित हूँ कि जब साहिल जी ऐसे लोग बैठे हुए और बहुत सारे और भी ऐसे लोग हैं, लेकिन मैं मंचों पे नहीं हूँ, नहीं मंचों पर भी हैं, मुझे कोई नहीं आज बुलाता देश है। के बहुत सारे मंचों पर आप जाते रहे हैं हाँ मैं और गया अभी हूँ, भी जाते हैं। अब नहीं बुलाता कोई। चलिए खैर, एक विशेष बात में, गीतों की जब बात आई, अभी तक गीतों का शायद मुखड़ा हमारे आपकी तरफ से इसमें नहीं आया। एक गीत जो हमारे जिस समय ये कोरोना काल आया था उस समय बड़ा विचित्र था, एक गीत आपकी तरफ से आया था, अकेलेपन पे, एकाकीपन पे। हो सकता है वो आपके मन के किसी कोने में कोई एकाकीपन हो, अकेलापन हो, अगर स्मरण हो तो उसका एक आध मुखड़ा उसका और उसका एक बंद, ये जो हाँ उस गीत अकेलापन में है, मैंने अकेलापन और एकांत, एकांत और इन अकेला। दोनों को डिफाइन करने की कोशिश की है और इनका अंतर बताने की कोशिश हम्म, की है। उसका मुखड़ा कुछ यूं है गीत का, ये जो भीतर की तरफ ले जा रहा है, हाँ, ये जो जो भीतर भीतर की, की तरफ ले जा रहा है, ये अकेलापन नहीं एकांत है रे, हाँ, ये जो भीतर की तरफ ले जा रहा है, ये अकेलापन नहीं एकांत है रे। एकांत की यात्रा जो होती है वो बाहर से भीतर की होती है, अकेलेपन की यात्रा भीतर से बाहर की यात्रा होती है। इसका अंतरा अगर मुझे याद आता है तो मैं पेश करता हूँ आपको। है अकेलापन बहुत ही खूब, लेकिन कुछ अलग ही बात है एकांत की की तो, तो, हाँ, खोखला करता अकेलापन है कितना। ये चलिए। अनुप्रास में तुकान ठहरे ऐसे कुछ है, ध्यान नहीं आ रहा, चलिए भूल चलिए, भूल नहीं गया। लेकिन खूबसूरत ये गीत मेरे, और कई बार मैंने सुना है और बहुत ही दिल के मुझे बड़े, भी पसंद है बहुत मेरा गीत। अच्छे गीतों में से आपके गीत श्रेष्ठ गीतों में से है। तो साहिल साहब, एक बहुत अच्छी चर्चा रही, लेकिन फिर भी मन में कुछ न कुछ प्यास है। कहते हैं कि सामने पूरा समुंदर है,
तो भी थोड़ी प्यास बाकी रहनी चाहिए। जाते जाते कुछ प्रश्न और आपसे मैं करना चाहता हूँ, विशेष रूप से जब एक पूरा जीवन आपका कवितामय मैं मानता हूँ, और जब कविता की बात हमारे इस गुलाबी नगर में यहाँ होती है और कोई एक ऐसे व्यक्ति को सोचता है, पहला मस्तिष्क के अंदर विचार कौन देता है, तो उनमें से एक लोकेश कुमार सिंह साहिल भी। उसका कारण है ना कि मेरे से पहले की पीढ़ी के जितने बड़े नाम थे वो सब चले गए। मैं गिनाना शुरू करता हूँ, देखिए बुद्धि प्रकाश जी पारीक, बिहारी शरण जी पारीक, डॉक्टर मदन गोपाल शर्मा, डॉक्टर तारा प्रकाश जोशी, डॉक्टर हरिराम आचार्य, चंद्र कुमार जी सुकुमार, रामनाथ जी कमलाकर, कुमार शिव, वीर सक्सेना, नंदलाल जी सचदेवा। ये इतनी बड़ी पीढ़ी थी, इतने बड़े नाम थे, हम तो मतलब उनके नाम को ठीक से बोल लें अपने मुंह से उतना ही काफी है। बड़े लोग थे सर। नहीं, निश्चित रूप से बहुत बड़े थे, लेकिन उन पर उस परंपरा को अभी भी आप आगे ले जा रहे हैं और विशेष रूप से नई पीढ़ी को आप प्रेरणा दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। साहिल साहब, आपके लिए कविता विचार है, भाव है या साधना है, क्या है आपके लिए विशेष रूप से? इन तीनों में से कोई नहीं है, मेरे लिए कविता आनंद है। कविता आना। जैसे मुझे थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि मुझे तुक मिलाने में मजा आता है, तुकबंदी करने में आनंद मिलता है। नीरज जी ने भी तो हमारे ये कहा था कि आत्मा के सौंदर्य का सब रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। सौभाग्य। तो हम सौभाग्य अपने आप को इसलिए नहीं मानते कि हम कवि हैं, तो हमसे कोई न कोई आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि कोई शक्ति है या कोई एक कोई बिल्कुल ऐसा है कि वो हमसे लिखाती है। बिल्कुल। वरना कहाँ तारा प्रकाश जी जोशी का आपसे मुलाकात हाँ, होना वो इतना बड़ा उस टर्निंग भीड़ पॉइंट। के अंदर, और आपको ये कहना है कि मुझसे संपर्क करना और आप भी मस्ती मस्ती में चले जाना। तो तारा प्रकाश जी जोशी का आपके जीवन में बहुत बड़ा, मैं मानता हूँ बहुत कि बड़ा रोल है उनका, बहुत रोल बड़ा है, रोल। परिवर्तन है। और ये परिवर्तन सुखद परिवर्तन मैं मानता हूँ, क्योंकि जिस दौर से आप गुजरे हैं साहिल साहब, आपने जो झंझावत देखे हैं, तकलीफें देखी है आपने, पारिवारिक भी मैं देखता हूँ, हमारी भाभी काफ़ी बड़ी बीमारियों से जूझती रही और बहुत सारी समस्याओं के बीच में आपने अपने मन के इस कवि को उसी उल्लास के साथ, उसी आनंद के साथ, उसी जीवंतता के साथ जीवित रखा है। ये बहुत बड़ी बात है। कविता ने मुझे जिंदा रखा है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो जाते जाते हमारे विशेष रूप से युवा पीढ़ी को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? किसी उद्देश्य के लिए कविता मत लिखो, आनंद के लिए लिखो। आनंद के लिए। और हमारे यहाँ जो हिंदी में सनातन परंपरा है साहित्य की, उसमें मूल वाक्य भी स्वांत सुखाय है। हम जितना भी रचनात्मक लेखन करते हैं वो स्वांत सुखाय होना चाहिए। तो स्व को अगर सुख मिल रहा है वो सबसे अच्छी बात है। बहुत खूब साहिल साहब, निश्चित रूप से आज का ये जो चर्चा रही, बहुत मुझे तो बड़ा आनंद दिया इस चर्चा ने। और मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि लोकेश कुमार सिंह साहिल चाहे विवादों में रहे हों, चाहे वादों में रहे हों, चाहे राजनीतिक दृष्टि से इनकी कुछ टिप्पणियां रही हो, लेकिन जहाँ भी रही हो वहाँ इनका चिंतन बोलता है, इनके विचार बोलते हैं, और एक कवि के रूप में इनकी पंक्तियां विशेष रूप से रेखांकित की जाती रही है। यही कारण है कि आज भी जब मैंने चर्चा की, विशेष कोई तैयारी नहीं की, लेकिन पूरा एक परिदृश्य मेरे सामने साहिल जी का खड़ा हो गया, क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से, लगभग 2.5 दशकों से साहिल साहब से आत्मीय रूप से मैं भी जुड़ा रहा हूँ। और आपका मैं बहुत प्रेरित हूँ आपकी कुछ कविताओं से और लेखन से, और मुझे भी पिताजी की परंपरा मिली, वहीं आप जैसे अग्रजों का मुझे साथ मिला। तो मैं मानता हूँ कि हमारे इस गुलाबी नगरी का जो काव्य भविष्य है बहुत उज्जवल है, और विशेष रूप से जो भी युवा पीढ़ी के लोग सुन रहे हैं वो आज साहिल जी ने जो जो हम सबको बातें बताई है, हम सब निश्चित रूप से उनसे कुछ दिशा लेने का प्रयास करें, और माँ शारदा की अनुकंपा आप पे, हम पे, सब पे बनी रहे। इसी आकांक्षा के साथ, शुभकामनाओं के साथ हम आज के इस खूबसूरत पॉडकास्ट को यहीं विराम देना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।